बाहर झमझम बारिश हो रही थी। आसमान से तेज बिजली कड़कने के साथ जोरों से हवा भी चल रही थी। तभी राहुल बारिश में भीगता हुआ घर आता है और डोरबेल बजाता है। राहुल की माँ सविता दरवाजा खोलती है। अरे अरे राहुल बेटा, तू तो कितना ज्यादा भीग गया है। अरे क्या करता, वहाँ बारिश इतनी तेज हो रही थी। अगर रुककर वेट करता तो बहुत लेट हो जाता। ला, बैग मुझे दे दे, तू जाकर बाथरूम में कपड़े बदल ले। सविता राहुल के हाथ से बैग ले लेती है और साइड में टेबल पर रख देती है। राहुल अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद नहा धोकर आता है। तभी उसे घर के किचन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। वो अपनी पत्नी अंजलि को आवाज देते हुए बोलता है। अरे अंजलि, क्या बना रही हो आज खाने में? कुछ खास बना रही हूँ इस बारिश के मौसम में। बस थोड़ी देर रुको, अभी लेकर आ रही हूँ। अरे जो भी बना रही हो जल्दी ले आओ। इस खुशबू ने मेरी क्रेविंग को और बढ़ा दिया है। पता नहीं बहू रसोई में क्या बना रही है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से ये रसोई में घुसी हुई है। बाहर बैठे राहुल और सविता बात कर रहे थे। तभी हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और खस्ता समोसे लिए हुए अंजलि रसोई से बाहर आती है। चाय और समोसे टेबल पर रख देती है। राहुल जल्दी से गर्मा गर्म समोसा उठाता है और बोलता है। अरे एक तो मौसम इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, ऊपर से गर्मा गर्म समोसे। अरे तुमने तो मौसम में चार चांद लगा दिए। अच्छा, तो तू ये सब बनाने में लगी हुई थी बहू। चल बढ़िया है, गर्मी में तो ये सब कुछ खाया ही नहीं जाता। अब बरसात के मौसम में बढ़िया लगेगा। खाइए खाइए, अपने मायके में तो मैं बहुत बनाती थी ये खस्ता समोसे, लेकिन यहाँ पर पहली बार बनाए हैं। आप दोनों खाकर देखिए ना कैसे बने हैं। अंजलि के कहने पर सविता और राहुल दोनों जल्दी से चाय के घूंट के साथ एक एक समोसे का बाइट लेते हैं। दोनों के ही मुंह में स्वाद का समुंदर फूट पड़ता है और राहुल बोलता है। अरे वाह, मजा आ गया समोसे खाकर। तुम्हारे हाथों में ना सही में जादू है। एक बात बताऊं, हलवाई भी तुम्हारे आगे फेल है। सच में बहू, मुझे नहीं पता था कि तू इतने अच्छे समोसे बनाती है, वरना मैं तो तुझसे हर दिन समोसे बनवाती। हाँ, लेकिन मैं बनाती नहीं क्योंकि मुझे बस बरसात में ही खस्ता समोसे बनाना पसंद है, बाकी दिनों में नहीं। ऐसे ही बारिश का मजा लेते हुए सभी लोग खस्ता समोसे और चाय का आनंद लेते हैं और बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज गर्मी होती है। अंजलि रसोई के काम से फ्री होकर बरामदे में कूलर के आगे बैठी अपना पसीना सुखा रही थी। तभी वहाँ सविता आ जाती है और बोलती है। अंजलि बहू, एक काम था मुझे तुझसे। जी माँ जी, कहिए क्या काम था आपको? अरे वो विमला है ना, उसके घर पर कीर्तन है, तो सारी औरतें कुछ ना कुछ घर से बनाकर ला रही हैं कीर्तन में बांटने के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी, तो आप क्या चाहती हो? तो मैं चाहती हूँ कि तू भी कीर्तन में बांटने के लिए समोसे बना दे, जैसे तूने उस दिन बनाए थे। वो तो बिल्कुल नहीं बन सकते माँ जी, माफ करना। पर क्यों नहीं बन सकते बहू? क्या हो गया, दिक्कत बता। वो खस्ता समोसे मैं बस बरसात के दिनों में बनाती हूँ। बना देना बहू, इतने नौटंकी क्यों कर रही है? सविता के बार बार कहने पर अंजलि अपनी सास को कीर्तन में बांटने के लिए समोसे बनाने की हाँ करती है। थोड़ी सांस लेने के बाद वो रसोई में जाती है और समोसे बनाने लगती है। ढेर सारे समोसे बनाकर वो अपनी सास को देती है। सास वो समोसे लेकर विमला के घर कीर्तन में जाती है। कीर्तन खत्म होने के बाद सविता सभी औरतों में समोसे बांटती है। तभी सभी के बीच में बैठी ममता नाम की औरत ने कहा, अरे कहाँ से समोसे लेकर आई है तो सविता? कोई ढंग के हलवाई से नहीं ला सकती थी क्या? क्यों, क्या हो गया? समोसे अच्छे नहीं बने हैं क्या? अरे कुछ भी अच्छा नहीं बना है। ये आलू देख, ठीक से मसाला मिक्स नहीं हो रखा है और ऊपर से नमक इतना ज्यादा तेज है जैसे 10 समोसे का नमक एक समोसे में डाल दिया हो। ऐसे ही ममता की तरह बाकी की औरतें भी एक के बाद एक करके सविता के समोसे के लिए उसे सुनाती है। जिसके बाद सविता सारे समोसे लेकर घर आती है और गुस्से में अंजलि पर चिल्लाती है, बहू तूने ये क्या बना दिया? मुझे कितने सारे लोगों के सामने अपमानित कर दिया तूने। क्या हो गया माँ जी, आप भड़क क्यों रही हैं? बहू तूने समोसे में इतना नमक क्यों डाला है? ये समोसे बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे बारिश के दिनों में बने थे। मैंने तो आपसे कहा था मैं खस्ता समोसे बारिश के दिनों में बनाती हूँ, उसके अलावा नहीं। मेरे हाथ के खस्ता समोसे खाने हैं तो पहले बारिश आने दो। इतना कहकर अंजलि वहाँ से पैर धमकाती हुई चली जाती है। दिन गुजरे और कई दिन बारिश नहीं हुई। सविता और राहुल को अंजलि के हाथ के खस्ता समोसा खाने की क्रेविंग हुई।
एक शाम राहुल अंजलि के लिए एक प्यारा सा गुलाबों का गुलदस्ता लेकर आया। साथ में एक चॉकलेट भी लेकर आया और अंजलि को देते हुए कहने लगा, अरे माय डार्लिंग, माय लव, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए हैं। क्या बात है जी, आज बड़ा मस्का लग रहा है। अरे अब जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो उस पे भला प्यार तो आएगा ही। ज्यादा मीठी मीठी बातें मत करो और बताओ क्या चाहिए आपको। ज्यादा कुछ नहीं, बस खस्ता समोसे चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथों के। पर आप जानते हो ना, मैं बिना बारिश के समोसे नहीं बना सकती। अरे अंजलि, एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता तुमसे बिना बारिश के ही वैसे ही खस्ता समोसे बन जाए। ठीक है, आप कहते हो तो कोशिश करती हूँ, पूरे बने तो मुझे मत कहना। अंजलि रसोई में गई और समोसे बनाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद अंजलि समोसे बनाकर ले आई, लेकिन फिर से उसकी कोशिश नाकामयाब रही। वो बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे और अंजलि ने कहा, मैंने कहा था ना, बिना बारिश के मुझसे खस्ता समोसे नहीं बनते। खामखा मेरे पीछे पड़े रहते हैं आप सब। खाना है तो बारिश करवाओ, बारिश। अंजलि की बात सुनकर सविता और राहुल एक दूसरे का मुखड़ा देखने लगे। दोनों कुछ समझ नहीं पाए कि आखिर बिन बादल नकली बरसात कैसे करवाई जाए। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। राहुल और सविता की बर्दाश्त की हद पार हो गई और सविता ने कहा, बेटा अगर समोसे बनवाने हैं तो अब नकली बारिश करवानी पड़ेगी। अरे पर हम करें क्या, ना ही हम भगवान हैं और ना ही हम साइंटिस्ट जो बादल ले आए, नकली बना दें और बारिश करवा दें। साइंटिस्ट ना सही, जुगाड़ू तो है ना। मेरे पास एक तरकीब है, बारिश भी होगी और समोसे भी मिलेंगे, स्वाद भी वैसा जैसा हमने चखा था। सविता राहुल के कान में कुछ बुदबुदाई। राहुल हंस पड़ा। इसके बाद राहुल बाथरूम से एक बाल्टी निकालकर ले आया। गरम तार की मदद से उस बाल्टी के तले में कुछ छेद कर दिए और उसे रसोई की छत से लटका दिया। जिसके बाद सविता उसे रसोई में लेकर आई और कहने लगी, चल बहू, समोसे बनाने को तैयार हो जा। अरे मैं कितनी बार कहूँ, बिना बारिश के समोसे नहीं बनते, समझ नहीं आता क्या? तुम चिंता मत करो, बारिश का इंतजाम भी हमने कर लिया है, बस तुम समोसे बनाने पर ध्यान दो। अब बाहर धूप खिली हुई है, आप कह रहे हैं बारिश का इंतजाम हो गया? बारिश करवानी है, भजन कीर्तन नहीं जो इंतजाम हो जाए। तुम देखती जाओ कि बारिश कैसे होती है। इतना कहकर राहुल एक मेज पर चढ़ता है। ऊपर टंगी बाल्टी में पानी डालता है। अंजलि के ऊपर बाल्टी में बने छेद से पानी की धार बनकर गिरने लगती है। उसे ठीक वही फीलिंग आती है जैसे वो बरसात में भीग रही हो। बहू अब तो आ गई ना बारिश, अब तो तू बना देगी खस्ता समोसे। माँ जी और मेरे पति देव मान गए आप दोनों को, नकली बारिश करवा दी खस्ता समोसे बनवाने के लिए। जान जाए पर स्वाद ना जाए। अरे अंजलि, अब तुम बातें कम करो और जल्दी समोसे बनाने का काम शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब तक मैं काम कर रही हूँ बारिश रुकनी नहीं चाहिए। अंजलि समोसे बनाना शुरू करती है। राहुल और सविता लगातार बारिश करते हैं। आखिरकार अंजलि के हाथों के खस्ता समोसे तैयार थे। जिसके बाद अंजलि फटाफट कपड़े बदल कर आई और सविता ने चाय बना दी। सभी लोग साथ में बैठकर समोसे और चाय का मजा लेने लगे। तभी बाहर मौसम ने सच में करवट ली और आसमान में असली बारिश शुरू हो गई। और राहुल ने कहा, अल्लाह मेहरबान और गधा पहलवान, बस इसी की कमी बाकी थी। हम सब ने इतने पापड़ बेले और अब जाकर असली बारिश हो गई। अगर आप कहो तो मैं और समोसे बना दूंगी, अब मैं फुल मूड में हूँ। नहीं नहीं बहू, अब जो बन गया उसे खा लेने दे, बाकी का बाद में देखेंगे, क्योंकि अब भगवान बारिश करेगा या नहीं, हम माँ बेटे मिलकर बारिश कर ही देंगे। ऐसे ही सभी लोग मुस्कुराते हैं। बारिश में बहू के हाथ के बने हुए खस्ता समोसे का मजा लेते हैं। सरला एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। सरला की 2 बेटियां थी जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की हालत कभी नहीं समझती थी। दोनों हमेशा सरला के लिए मुसीबत खड़ी करा करती। ऐसे ही एक दिन सरला घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुनैना आते हैं और नैना सरला से कहती है, माँ आज क्या बनाया है आपने खाने में? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पार्टी में गई थी लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। किसकी पार्टी में गई थी तुम दोनों? मुझे तो तुमने कुछ बताया नहीं। कभी अपनी माँ को भी कुछ बता दिया करो या अपनी ही मर्जी करनी है। माँ अब हम बच्चे थोड़ी है जो हर बात आपको बताकर या आपसे पूछ कर करे। हमारा एक दोस्त था, उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दी थी तो वहीं गए थे। उसका बर्थडे था, इतने प्यार से बुलाया था उसने।
बड़े से होटल में गए थे? मतलब कोई अमीर लड़का था क्या जिसकी जन्मदिन की पार्टी में गए थे? और उसको गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, गिफ्ट देना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है हम उसे बिना गिफ्ट दिए ही आ गए? हमने भी उसे गिफ्ट में बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं और हम दोनों बहनों का अलग अलग गिफ्ट था, एक में ही थोड़ी दे देंगे हम। दोनों ने अलग अलग दिया? मतलब फिर तो बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम दोनों के पास? मुझसे तो मांगे नहीं थे, फिर किसने दिए? आपसे मांग भी लेते तो क्या हो जाता, आपसे 1 रुपया तो निकलता नहीं था, बल्कि आप हमें और भी ज्ञान देने लगती कि हम गरीब हैं, हमें सोच समझकर खर्चा करना चाहिए एंड ऑल। हाँ, इसलिए हमने पैसे निकाल लिए थे जो आपने मंदिर के पीछे रखे थे। हमारा काम भी हो गया और देख लो आपको पता भी नहीं चला। आप भी ना खामखा ही पैसे को लेकर गरीब गरीब करती रहती हो। अरे नालायक, तुम दोनों को जब कुछ पता ही नहीं था तो अपनी मनमानी क्यों करती हो? वो पैसे घर के किराए के लिए थे, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे निकाल लिए। अब मैं मकान मालिक को क्या दूंगी? माँ को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो क्या आप दे देती हमें? अब हमें पता है घर में पैसे रखे हैं तो हमने ले लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम दोनों को अच्छा लगता है क्या घर पे कोई मांगना है और हमें जलील करे? वो तो आपको अच्छा लगता है क्या हमारे बाकी दोस्त ऐसे मजे करें और हम घर पर ऐसे ही रहे? हमारे भी तो कुछ शौक हैं, क्या अब हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तुम दोनों के शौक भी तो अमीरों वाले हैं। जब तुम दोनों को अच्छे से पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी इतने पैसे उड़ा रही हो जैसे इनके पापा ही ला के दे रहे हो। हाँ तो आप थोड़ा बहुत काम करके इतने पैसे कमा भी नहीं पाती? पापा के पैसों से अभी भी हमारा घर चलता है और आप होगी खुद की ही तारीफ कर रही हो, ये सही है मतलब? हाँ, तुम दोनों को तो यही लगता है ना जैसे पैसे पेड़ पर उगते हो, जितना मर्जी उतार लो। तुम दोनों एक गरीब माँ की बेटियां हो, लेकिन रहती ऐसे हो जैसे अमीर घर में पैदा हुई हो। सरला की बेटियां उसे बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा उसे ताने ही मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार सब्जियां लेने के लिए जा रही थी। तभी नैना भी उसके साथ सब्जी लेने जाती है और वहां जाकर नैना सरला से कहती है, माँ बर्गर खाने का बहुत मन है, चलो ना बर्गर खाने चलते हैं। सब्जी रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, चलो आज बर्गर खाएंगे, इसी बहाने आपको गरीबी से निकलने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं निकलना। अगर हमने तेरा बर्गर खा लिया ना तो घर में 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ में पैसे होंगे, फिर तो तेरा बर्गर भी तुझे नहीं मिलेगा। माँ आप क्यों बिना बात के हर बात में पैसों को बीच में ले आती हो? यहाँ बर्गर खाने की बात कर रहे थे ना हम। लेकिन बर्गर खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, और अभी हमारे पास पैसे सिर्फ सब्जी के लिए है। सरला अपनी बेटियों को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटियां हैं कि समझने का नाम तक नहीं लेती। किसी न किसी नई चीज की फरमाइश करती रहती और ना पूरी होने पर सरला के बचाए हुए पैसे ले लिया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बेटियों को सरला की परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरला काम से घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुला कर कहती है, मुझे काम से निकाल दिया है और आज मैंने बहुत जगह काम पता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो क्या हुआ माँ, काम करने की जरूरत ही क्या है, आप ये सब रहने दो। और नहीं तो क्या, दीदी सही तो बोल रही हैं, और वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, काम की क्या जरूरत है। नालायको, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब इसमें क्या सोचना, बचा ही नहीं है, सच ही तो बोल दिया है। बेटा मेरा काम चला गया है, अब हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, मुझे कोई काम मिल भी नहीं रहा है। अब तुम दोनों को ही कोई काम देखना पड़ेगा, वरना हमें इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, और आप चाहती हो कि मैं अभी से काम करूँ? बेटा इसी उम्र में हमें समझदार भी बनना होता है, ठीक है ना। सरला कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी बेटियों को समझ नहीं आता, इसीलिए अब सरला का काम भी चला जाता है। उनके पास पैसे ही नहीं बचते, तो दोनों बहनें अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लेकर अपने आप को अमीर दिखाया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने पैसे उधार लेकर शॉपिंग करी और घर आकर सरला को दिखाते हुए नैना बोली, माँ ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज तो हमने आपके लिए भी एक साड़ी ली है। अच्छा सुनो, हमने ना पड़ोस वाली काकी से पैसे लिए थे, तो आप उन्हें दे देना, ठीक है? जिसने पैसे लिए हैं वही उन्हें देगा, और तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है क्या, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों कपड़े ला रही हो। माँ तो क्या हुआ, कपड़े भी तो जरूरी है ना। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग हमें हमारे कपड़े देखकर ही तो जज करेंगे ना।
और मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानती हूँ, इसलिए गरीबों की तरह नहीं रहना आता मुझे। हाँ, मुझे भी नहीं आता। मैं तो अमीरों की तरह ही ठाठ से रहना जानती हूँ। और हम सब क्या अपने लिए ही लाए हैं? ये देखो, आपके लिए भी तो लाए हैं ना, तो आप बिना बात के क्यों चिल्ला रही हो हम पर? हाँ, तुम्हें बिना बात के ही लगेगा ना। तुम्हें घर के राशन पानी का हिसाब नहीं है। थोड़ा बहुत भी हिसाब होता तो ये बात बेकार की नहीं लगती। एक काम करो, आप बोलती रहो, मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। और मैं भी जा रही हूँ। दोनों जैसे ही जाते हैं तुरंत सरला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। दोनों बहनें वहाँ आती है और सुनैना कहती है, दीदी, ये क्या हो गया माँ को अचानक से? माँ ऐसे कैसे चक्कर खा के गिर गई? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ जल्दी करो, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ का इलाज जब डॉक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। दोनों घबराते हुए सरला को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन सरला को हॉस्पिटल आने में देरी हो जाती है और वो हॉस्पिटल आते ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और मरी हुई सरला को देखकर कहते हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि समय रहते अपना इलाज करवा लें। इनकी हालत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन ये अपने घर के हालात और अपनी 2 बेटियों के चक्कर में रह गईं। और अब देखो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती समझ आती है और नैना कहती है, आज तक हमने कभी भी माँ की बात नहीं मानी और ना ही समझी। अगर माँ की बात मान लेते तो आज माँ हमारे साथ होती। हम गरीब माँ के अमीर बच्चे ही बने रहे, कभी समझा ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ, आप सही बोल रही हो। अगर हमें पहले ही अकल आ जाती तो हम माँ का इलाज करवा लेते और आज माँ हमारे साथ होती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी और सरला चल बसती है। गरीब माँ ने अपने बच्चों को अमीरों की तरह रखा था, लेकिन बच्चों ने कभी अपनी गरीब माँ को गरीब समझकर उसका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो दोनों अपनी गलती पर बस पछताते रहते हैं। विनोद एक बड़े से शहर में अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। विनोद की पत्नी के देहांत के बाद विनोद अकेले ही अपनी 2 बेटियों को पाल रहा था। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उनकी सारी बातें माना करता। ऐसे ही एक दिन विनोद की बड़ी बेटी नेहा अपने पिता के पास आती है और उसे बोलती है, पापा, मेघा को कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है। आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने से पहले मैं उसे दे दूंगी। लेकिन उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं पैसों के बारे में। और किस लिए चाहिए पैसे? कोई काम है तो बता तो सही। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना बताया कि कॉलेज में उसे पैसों की जरूरत है इसलिए, और अभी काम में लगी है, तो आपसे पैसे लेने को उसने मुझे बोला है। इतना भी क्या काम? एक बार मुझसे आकर बोल तो सकती ही थी ना। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए उसे? यही कुछ 5,000 चाहिए उसे। आपको तो पता है ना कि कॉलेज में कभी कभी कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं। आप जल्दी से दे दो, मैं उसे पैसे देकर अपना काम करने लगूं अब। इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? रुक, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेता हूँ। आखिर इतने पैसों का काम क्या पड़ गया है? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जाओ खुद ही पूछ लो, तब तो शायद यकीन हो जाए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तू गुस्सा क्यों रही है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या काम है इतने पैसों का। ये सब आप बाद में भी तो पूछ सकते हो, और उसने बताया तो है कॉलेज में काम है। या आपको लग रहा है कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ? मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तुम दोनों बहनों के बीच में। ये ले पैसे। मुझे पता है मेरी बेटियां पैसे ले रही हैं, तो कोई काम ही होगा, वरना थोड़ी लेंगी। चलो, अब पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब जाकर क्लब में पार्टी करूंगी। और वैसे भी आज तक जैसे पापा और मेघा को नहीं पता चला, आगे भी नहीं पता चलने दूंगी, और पैसों का बिल फटेगा मेघा पर। चलो, अब तो मजे करने का समय है। विनोद नेहा को पैसे दे देता है और नेहा उन पैसों से क्लब में पार्टी करने चली जाती है। नेहा की ये पहली बार की हरकत नहीं थी। नेहा तो ये पहले भी बहुत बार कर चुकी थी। विनोद अपनी बच्चियों की सारी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करता था और वो जो कुछ भी बोलती उन सब चीजों को पूरा करता। कुछ दिन के बाद मेघा शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपनी शॉपिंग में लाए कपड़े अपने पिता और नेहा को दिखाते हुए कहती है, ये देखो कितना अच्छा है ना, ये तो इस शहर में ही नहीं है, मैंने खास मंगवाया है ये अंकल से बोलकर। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा, तेरी पसंद है तो अच्छी ही होगी ना।
यही तो मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे तो कहीं मिला नहीं। हाँ दीदी, तभी तो मैंने खास मंगवाया है। लेकिन ये तुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, मुझ पर अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो मेघा का है ना, तुम जाकर बेटा कुछ और पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। ये मेघा के पास ही रहने दो। हाँ हाँ, माँ के जाने के बाद मैं आप दोनों का ध्यान रखती हूँ, और आज जब मुझे कुछ अच्छा लगा है तो पापा आप मुझे वो लेने से मना कर रहे हो। लेकिन बेटा मेरी बातों को समझो, तुम दोनों का ही तो है सब कुछ। पहले मेघा पहन ले, फिर तू भी पहन लियो ना, मना किसने किया है। अच्छा, अब वो पहले पहनेगी सब और मैं उसके उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। मेघा तो आपकी लाडली है ना, तो उसकी बात तो आप मानोगे ही। दीदी आप चुप हो जाओ, आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो आप यही लोगी। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, पापा को हो रही है। मैंने कुछ मांग क्या लिया, पापा तो वो भी मना कर रहे हैं। और यही तुझे चाहिए होता तो पापा कहीं से भी लेकर आ जाते। ठीक है, तू ही पहन ले। अब तो खुश हो जा मेरी माँ, हर मिनट मिनट में गुब्बारे जैसा मुंह बना लेती है तू। तू ही पहनेगी ये ड्रेस। थैंक यू पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। रुको, मैं अब भी ड्रेस पहन कर आती हूँ। नेहा अपनी लालच में आकर हमेशा अपनी छोटी बहन की लाई चीजें ले लिया करती थी, और अगर वो मना कर दे तो बस वही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आखिर वो चीज हासिल कर लेती। कुछ दिनों के बाद मेघा का बॉयफ्रेंड अमन उसके घर आता है। मेघा अपने पापा और दीदी को बुलाकर कहती है, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया तूने? और बेटा तुम क्या करते हो और कब से जानते हो मेरी बेटी को? हम दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं, और अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मेरी मम्मी को तो मेघा बहुत पसंद है। अरे ये इतना अच्छा लड़का मेघा को कैसे मिल गया? इसकी जोड़ी तो मेरे साथ ही अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये तो मेघा से जा टकरा गया। बातों से तो तुम भी बहुत अच्छे घर के लड़के लगते हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया, वो भी इतना अच्छा लड़का पसंद किया है। दीदी आप कुछ नहीं बोलोगी क्या? आपको नहीं अच्छा लगा अमन? नहीं नहीं, अच्छा है बहुत। लेकिन पापा, मेरी शादी से पहले मेघा की शादी कैसे हो सकती है? बड़ी तो मैं हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। मेघा ने अपनी पसंद का लड़का बता दिया है, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता दे, मैं एक साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। पसंद तो था, लेकिन मेरी पसंद के लड़के को किसी और ने पसंद कर लिया। तो कोई बात नहीं बेटा, बता तो सही, मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन सकती है तो अच्छी बात है, वरना वो लड़का तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये सोच लियो। हाँ दीदी बताओ ना, कितना अच्छा होगा कि एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी होगी। बताओ बताओ कर रहे हैं दोनों, लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे अमन ही अच्छा लग रहा है? बता दिया तो राशन पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ जाएंगे। क्या हुआ दीदी, बताओ। अरे तुम मुझे दीदी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी उम्र की ही तो हूँ, मुझे मत दीदी बोलो। आप मेघा की बड़ी बहन हो, उसकी दीदी हो, तो मेरी भी दीदी हुई ना। नहीं, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, तुम्हें मुझे नाम से ही बुलाना होगा, ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बता भी दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है। नहीं पापा रहने दो, अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो, आपको उस लड़के से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आप हो ही इतनी अच्छी। हाँ, लेकिन अब जल्दी से अमन के घर वालों से बात करके इन दोनों की शादी फिक्स कर देता हूँ। फिर नेहा के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना है ना। उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि शादी तो मैं मन से ही करूँगी। जो मुझे पसंद है उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकती। नेहा वहाँ तो सबके आगे मान जाती है, लेकिन उसके दिल की सुई अब अमन पर आकर अटक गई थी। विनोद अमन के घर वालों से बात करके शादी तय कर देता है, और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। शादी के लिए जैसे ही मेघा जा रही थी, तभी वहाँ नेहा आकर उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और उसे बेहोश कर देती है, और खुद जाकर उसकी जगह दुल्हन बनकर मंडप पर बैठ जाती है। शादी शुरू होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेघा को जैसे तैसे होश आता है और वो मंडप तक पहुंच जाती है। वहाँ उसकी ऐसी हालत सब देखते हैं, और विनोद कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ, और तुम यहाँ हो तो अमन के साथ मंडप में कौन है? पापा ये सब दीदी ने किया है, वही मेरी जगह मंडप में आ गई। नेहा तुझे शर्म नहीं आती है अपनी ही छोटी बहन की खुशियों में आग लगाते हुए?
हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे अमन अच्छा लगता है तो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं शादी मेघा से ही करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आज तक तूने झूठ बोलकर इतनी बार पैसे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तेरा लालच इतना बढ़ गया कि तू अपनी ही छोटी बहन की खुशियों को खा रही है। तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। आज नेहा की लालच का असर उस पर ही हुआ। अब नेहा के साथ कोई खड़ा नहीं था और उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ बचा नहीं था।